नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले से हैरान परेशान बीजेपी के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर मुश्किल खड़ी कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ एक बार फिर बड़ा खेल कर दिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव जीते थे। बड़ी संख्या में उनको वोट मिले थे, रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि राहुल अब किसका चयन करेंगे, क्या वो वायनाड को चुनेंगे या वो रायबरेली में बने रहेंगे। लेकिन कल राहुल गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। जी हां, राहुल गांधी ने फैसला किया है, यानी कांग्रेस की कार्यसमिति ने यह फैसला किया है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली सीट पर बने रहेंगे। लेकिन वायनाड पर अब राहुल की जगह प्रियंका आएंगी। ये एक और बड़ा दांव है कांग्रेस का, जिससे बीजेपी अब हो गई है बुरी तरह से परेशान। क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में कांग्रेस पहले से ही मजबूत स्थिति में है, बीजेपी की हालत पहले ही खराब है और अब प्रियंका गांधी के वायनाड पहुंच जाने से बीजेपी में जो खलबली मची है उसका अंदाजा बीजेपी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे लगाया जा सकता है। वहीं रायबरेली पर राहुल के बने रहने के फैसले ने भी बीजेपी को परेशान कर दिया है, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए जो मुश्किलें खड़ी हुई सबसे ज्यादा यूपी से खड़ी हुई और उसी यूपी में अब राहुल अगर बने रहेंगे और वैसे भी कांग्रेस में दो भारत जोड़ो यात्राओं के बाद उनका जो कद बढ़ चुका है कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन में, उसके बाद ये समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी की चुनौती से पार पाना बहुत मुश्किल हो गया। और ऐसे में राहुल गांधी जब रायबरेली पर बने रहेंगे तो पूरे यूपी में और यूपी से निकलकर जो संदेश जाएगा पूरे देश में, उसके लिए बीजेपी किस तरह से उसका सामना कर पाएगी, उस संदेश का या उस चुनौती का, ये देखने वाली बात रहेगी। और क्या है राहुल गांधी का इस फैसला, इसके जो मायने हैं ये क्या हैं और कांग्रेस की इस रणनीति से कैसे परेशान हो जाएगी बीजेपी, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। कल जब हम लोग शाम को चर्चा मतलब ये हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, इन सब की जो बैठक हो रही थी, तभी ये चर्चाएं लग रही थी कि कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और उसके बाद जब बैठक से ये लोग बाहर आए और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद देश में एक बार वैसी ही सियासी हलचल मच गई जैसे लोकसभा चुनाव के वक्त थी, क्योंकि राहुल गांधी ने ये फैसला कर लिया है कि वो वायनाड छोड़ेंगे और रायबरेली में बने रहेंगे। हालांकि राहुल ने ये भी अपने संदेश में बता दिया कि वायनाड से वो दूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक फिजिकली दूर होने वाली बात है, मन से वो वायनाड से जुड़े हुए हैं। और उसी तरह प्रियंका गांधी भी, जहां उन्होंने अमेठी और रायबरेली में बहुत मेहनत की है, अगर वो रायबरेली से चुनाव न लड़कर वायनाड जा रही हैं तो इसका मतलब यह है कि वो रायबरेली में भी हैं और वायनाड में भी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के कल जो बयान सामने आए उनसे यही समझ में आता है। पहले इनका ये बयान सुन लेते हैं राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर कांग्रेस की ये कौन सी रणनीति है जिसमें बीजेपी पूरी तरह से उलझ गई। सुन लेते हैं। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। तो अमलेंदु जी, ये थे राहुल गांधी जो ये बता रहे थे कि कितना मुश्किल फैसला था। और पिछले दिनों जब वो वायनाड गए थे और वहां भी उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है और मुझे कहाँ रहना चाहिए, तो वायनाड के लोगों ने बार बार आवाज लगाई कि वायनाड वायनाड, मतलब उन्होंने ये चाहा कि राहुल गांधी वायनाड न छोड़ें। लेकिन राहुल गांधी को वायनाड छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि नियम है 2 जगह से तो वो सांसद नहीं रह सकते। और लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं पीरियोडिकली वहां जाता रहूंगा, यानी मैं वायनाड छोड़
छोड़ नहीं रहा हूँ, वहां का सांसद नहीं रहूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहां के लोगों के दुख दर्द में मैं शामिल नहीं होऊंगा। ये राहुल गांधी ने साफ साफ बता दिया है। राहुल गांधी का ये जो फैसला है या कांग्रेस का ये जो फैसला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और प्रियंका गांधी के वहां चुनाव लड़ने के फैसले पर आप क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, एक तो जैसा राहुल गांधी ने खुद कहा कि भाई ये छोड़ना जो था वायनाड को, ये एक बड़ा फैसला था और बहुत आसान नहीं था। तो निश्चित तौर पे ये आसान नहीं था वायनाड को छोड़ना राहुल गांधी के लिए, और राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ा है। हालांकि इसकी संभावनाएं जो थी वो उसी दिन से लगाई जानी थी जिस दिन सोनिया गांधी रायबरेली गई थी, और रायबरेली जाकर के उन्होंने कहा था रायबरेली के लोगों से कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। तो जब सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, तो उसी दिन ये स्पष्ट हो गया था कि राहुल गांधी रायबरेली ही रखेंगे और वायनाड उनको छोड़ना होगा, क्योंकि दो जगह से आप सांसद नहीं रह सकते हैं। और तो राहुल गांधी ने वही किया है कि वायनाड को छोड़ा है और उन्होंने रायबरेली को रखा है। अब इसके पीछे जो है शर्मिष्ठा जी, वायनाड को छोड़ने का दर्द जो है वो भी राहुल गांधी का समझा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा, बाद में ये भी कहा उन्होंने कि वायनाड और बरेली दोनों को जो है, रायबरेली दोनों को दो दो सांसद मिल गए हैं। यानी ये उन्होंने बता दिया कि वो वायनाड भी नहीं छोड़ रहे हैं, प्रियंका वहाँ रहेंगी तो वहाँ भी दो सांसद हैं, और चूंकि रायबरेली प्रियंका संभालती रही हैं तो वहाँ भी दो सांसद हैं। तो यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों सांसद जो हैं वो वायनाड के भी सांसद हैं, दोनों रायबरेली के भी सांसद हैं। तो एक तरीके से उन्होंने उत्तर से दक्षिण का रिश्ता जो जोड़ा है राहुल गांधी ने, तो उस रिश्ते को उन्होंने बताया कि हम बखूबी निभाएंगे और दोनों भाई बहन मिलकर के जो है उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस को भी बढ़ाएंगे, और वायनाड और रायबरेली दोनों का प्रतिनिधित्व जो है वहाँ की जनता को ये महसूस नहीं होने पाएगा कि एक हमारा जो है प्रतिनिधि हमको छोड़ करके चला गया। तो ये नहीं होने पाएगा और इसको इस तरीके से करेंगे। तो ये एक बड़ा मूव मुझे लगता है कि है। दूसरा, जहाँ तक सवाल ये है कि प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारने का क्या संदेश जाएगा, या प्रियंका गांधी को, जैसे पहले चर्चाएं चल रही थी कि अमेठी से लड़ाया जा सकता है और रायबरेली से राहुल लड़ सकते हैं, या राहुल अमेठी से लड़ें और रायबरेली से प्रियंका लड़ें। मुझे लगता है कि उस पर काफ़ी कुछ विचार किया गया होगा, फिर यही तय किया गया होगा कि अगर इस तरीके से किया जाता है तो फिर एक वो सेंट्रिक चुनाव जो है वो हो जाएगा रायबरेली और अमेठी केंद्रित, और फिर वो तुच्छ राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आपका एक तरीके से फंसना हो जाएगा, और निम्न स्तर के आपको सवालों के जो है उत्तर फिर निम्न स्तर पर जा कर के देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि कोई आपके वो पत्थर फेंक रहा है तो आपको पत्थर से अपने का बचाव तो करना होगा। तो स्मृति ईरानी या भारतीय जनता पार्टी जिस निम्न स्तर की राजनीति करती हैं, तो उस स्तर पर जाकर के राजनीति करनी पड़ती है फिर दोनों को ही, और जो कि गांधी परिवार की लीगेसी उसकी अनुमति नहीं देती है कि उस स्तर पर जाकर के आप राजनीति करें जिस स्तर पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी या स्मृति ईरानी करती हैं। तो वहाँ उससे निश्चित तौर पर बचा गया, और फिर ये रास्ता अपनाया गया कि चूंकि प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली और अमेठी में सक्रिय नहीं है। मुझे ध्यान पड़ता है कि 1999 के चुनाव से ही प्रियंका गांधी लगातार जो है वो रायबरेली में सक्रिय है। उसके पहले वो राजीव गांधी के साथ रायबरेली अमेठी जाती रही हैं। वो एक अलग का मसला है, जो वो छोटे की बात थी उनकी, जब वो बचपन था, किशोरावस्था में थी। लेकिन जब से वो वयस्क हुई और राजनीति के नज़दीक से उन्होंने देखना शुरू किया, तो रायबरेली से उनका इस तरीके से रिश्ता रहा, और अमेठी की भी कमान एक तरीके से प्रियंका गांधी ही संभालती रही थी जब राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते थे। तो ये समझा जा सकता है शर्मिष्ठा जी कि अमेठी और रायबरेली दोनों से प्रियंका गांधी का रिश्ता रहा है, और उस रिश्ते को भी उन्होंने वहाँ मजबूत किया। तो ये एक बड़ा दांव कांग्रेस का इस तरीके से आप समझ सकती हैं कि उन्होंने जो रायबरेली की लीगेसी थी उसको एक तरीके से रखा है, और ये संदेश भी दे दिया है कि यानी नेहरू गांधी परिवार की जो लीगेसी है, जो मतलब इसके बाद फिर लोग ये चलाने ना लग जाए, ख़ासतौर से जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, वो यहाँ ये ना चलाने लग जाए कि साहब घर के अंदर दो शक्ति के केंद्र हो गए हैं, अब प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगी, राहुल गांधी को पीछे कर दिया। तो इस तरह की खबरें ना चलने दी जाएं, इसलिए भी प्रियंका गांधी को रायबरेली से नहीं उतारा गया, ताकि ये संदेश साफ रहे कि जो नेहरू गांधी परिवार की लीगेसी है उसको अभी राहुल गांधी ही ओन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी राजनीति में उतर रही है, मतलब संसदीय राजनीति तो है ही वो खैर, लेकिन संसदीय राजनीति में जब डेब्यू करने के लिए जा रही हैं, तो अभी लक्ष्य जो है वो प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार बनने नहीं जा रहा है। ना राहुल गांधी हैं अभी, ना प्रियंका गांधी हैं अभी, दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। दोनों के कंधों के ऊपर कांग्रेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। जो बड़ी जीत एक तरीके से कहा जाए कांग्रेस ने इस चुनाव में हासिल की है, उस जीत का किस तरीके से विस्तार करना है, जो 99 सीटें थीं उसको किस तरीके से 272 तक
अपने दम पर लेकर के जाना है, इसके लिए काम करना है, तो इसमें दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और दोनों की अपनी अपनी अलग तरीके की राजनीति है और दोनों का उस राजनीति में अपना अपना महत्व है। ये बताने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका को रायबरेली से उस समय चुनाव में नहीं उतारा और अब वायनाड से जो है वो चुनाव में उतारा जा रहा है, ताकि अब प्रियंका गांधी संसद में पहुंचेंगी। और ये बड़ा दिव्य दर्शन होगा मोदी जी के लिए कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन जो हैं जब सदन के अंदर मोर्चा संभालेंगे, तब मोदी जी की जो है वो देखना होगा कि मोदी जी की वाणी पर सरस्वती किस तरीके से विराजती है। ये बड़े दिलचस्प नज़ारे होंगे शर्मिष्ठा जी। अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है कि मोदी जी के लिए जो है वो कठिनाइयाँ निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जवाब देते हैं वो अलग तरीके के जवाब होते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरीके से दम ठोक करके जवाब देती हैं और बातें करती हैं, वो नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाली होंगी। ये अब जो है परेशानियां जो बढ़ी हैं वो मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की संसद के अंदर भी बढ़ेंगी। और जाहिर सी बात है कि जब दोनों भाई बहन संसदीय राजनीति में होंगे, अभी तक प्रियंका गांधी सिर्फ सांगठनिक राजनीति में थी, तो जब संसदीय राजनीति में दोनों भाई बहन होंगे तो संसदीय राजनीति भी अब करवट बदलती हुई दिखाई देगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। शर्मिष्ठा जी जी बिल्कुल, कांग्रेस का ये जो मास्टर स्ट्रोक है इसने इस बार पूरे गेम को ही चेंज करके रख दिया है, ये कहना बिल्कुल मेरा ख्याल है सही होगा, क्योंकि राहुल और प्रियंका की ये जो टीम है ये मिलकर अभी तक हमने देखा है कि चुनाव में जिस तरह से ये लोग प्रचार करते रहे थे कि इधर का जिम्मा आप वो संभालें, इधर का जिम्मा वो संभालें, इस तरह से इन्होंने अपने कार्यक्षेत्र भी बांट रखे थे। और प्रियंका गांधी तो लगातार यूपी को उन्होंने जब से उनको 2022 में ये पूरा यूपी का प्रभार भी सौंपा गया था और विधानसभा चुनाव में, ठीक है उस समय टिकटें नहीं आई लेकिन आधार मजबूत हुआ। और उसके बाद भी जब पहले उन्होंने सोनिया गांधी के लिए वो रायबरेली का पूरा जिम्मा संभालती थी, फिर अमेठी में राहुल गांधी के लिए, और ये अमेठी रायबरेली दोनों तो उनके परिवार की तरह हैं ही, और इसको भी, इस परिवार को उन लोगों ने कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि बस आप मतलब उनका ख्याल ना रखें, वो बाकायदा उनका ख्याल रखती रही हैं और लगातार उनके बीच पहुंचती रही हैं वहां की जनता के बीच। तो अमेठी और रायबरेली के लोगों के लिए तो वो उनका परिवार है ही। और इधर वायनाड में भी हमने देखा है कि वो कई बार राहुल गांधी के साथ पहुंची, जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी और फिर वो जब दोबारा सांसद उनको बहाली हुई थी तब भी वो प्रियंका गांधी पहुंची थी राहुल गांधी के साथ। यानी एक ही मैसेज देने की कोशिश हमेशा रही है कि ये दोनों भाई बहन एक टीम के तौर पर काम करते हैं। और अब ये टीम जब संसद में, लोकसभा में मौजूद रहेगी तो आपका ये कहना बिल्कुल सही अमलिंदु जी की इससे मोदी जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और बीजेपी के नेता तो अभी से जो परेशान हो रहे हैं उसकी मिसाल हमको ये बीजेपी के जो केरल इकाई के प्रमुख है के सुरेंद्रन, उन्होंने राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के फैसले का मजाक उड़ाते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी राज्य को एक राजनीतिक एटीएम समझ रही है। और उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट भी लिखी कि भाजपा की भविष्यवाणी सच साबित हुई, हमेशा लापता रहने वाले सांसद ने आखिरकार वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है जो लोगों के साथ विश्वासघात है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी केवल राजनीतिक फायदे के लिए केरल का रुख करते हैं और वे वायनाड को अपना दूसरा घर बताते हैं। ये इस तरह की टिप्पणियों से समझा जा सकता है कि किस तरह की खींच जो है, एक उलझन और चिढ़ जो है वो अभी से दिखाई दे रही है। जबकि प्रियंका गांधी, अभी तो वायनाड में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई, प्रियंका गांधी ने पर्चा नहीं भरा, राहुल गांधी वहां प्रचार के लिए गए नहीं, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ से अब नहीं है, मैं आप लोगों को छोड़ने का फैसला मैंने कर लिया है लेकिन आप मेरी बहन को जिताइए, अभी तो ये अपीलें नहीं हुई हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी से उसकी एक जो चिढ़ है, उसकी कुंठा है, हताशा है, वो सामने आ गई है। और इसी से समझा जा सकता है जिसको हम कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक, ये मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का और राहुल गांधी का। और ये इस तरह से भी है अमलेंदु जी की एक और दक्षिण की राजनीति और दूसरी ओर यूपी की राजनीति, उत्तर भी हम पूरा ना बोले लेकिन यूपी, क्योंकि यूपी से जो दिल्ली का रास्ता जाता है, और इस बार यूपी में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बीजेपी को रोक दिया। कहाँ पिछले बार जो उनके बीजेपी की मेरा ख्याल है 62 सीटें आई थी और इस बार बीजेपी महज 33 सीटों पर रह गई है, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटें, और पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में केवल रायबरेली सीट थी, सोनिया गांधी बस जीत पाई थी पूरे यूपी से, और इस बार यूपी में 6 सीटें हैं और जिसमें राहुल गांधी ने रायबरेली से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। और ये कांग्रेस का जीतना ही नहीं, मोदी खुद भी जिस तरह से जिसको कहते हैं कि बड़े मुश्किल से जीत पाए हैं वाराणसी से, क्योंकि अजय राय तो उनको वहां बिल्कुल हराने की तैयारी में ही थे और 1-1.5 लाख मतों का जो अंतर हुआ है, और हमें नहीं मालूम ईवीएम का कितना खेल वहां हुआ या बाकी क्या गड़बड़ियां हुई, लेकिन फिर भी अगर मोदी जीते हैं तो ठीक है, हम उनको जीता हुआ उम्मीदवार ही कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल से जीते हैं, ये तो सभी के सामने है।
तो जो 3 बार के मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद आपने संभाल लिया, 2 बार से आप वहां सांसद रहे, लेकिन आप अपनी सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल नहीं कर पाए। इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी का क्या असर यूपी में इस बार हुआ है। पहले 2 बार के चुनाव छोड़ दीजिए, क्योंकि तब तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन अब जब भारत जोड़ो यात्रा हो गई तो उसके बाद पूरे यूपी में राहुल गांधी का जो असर दिख रहा है, इसको लेकर अमलेंदु जी, अब ये जो राहुल गांधी का रायबरेली में बने रहने का फैसला है, सोनिया गांधी ने उनको अपना उत्तराधिकारी जिस तरह से बोला ही था कि ये मतलब अपने बेटे को आपको सौंप रही हूं, तो एक तरह से उन्होंने भी ये बता दिया था कि मैं राज्यसभा में हूं, लेकिन ना मैं आपको छोड़ रही हूं और अब मेरा बेटा आपको देखेगा। किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से लड़ाकर भी एक वो मास्टर स्ट्रोक था कि जहां स्मृति ईरानी जैसे नेताओं का मुंह बंद करा दिया गया कि आपको हराने के लिए हमको टॉप लीडरशिप की जरूरत नहीं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिनको हम टिकट दे रहे हैं वो भी आपको हरा सकते हैं। ये सब कांग्रेस ने जिस तरह से किया है अमलेंदु जी, और अब जब विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं, जो 10 मेरा ख्याल है 10 सीटें खाली हुई है वहां पर, तो अब इन सब में क्या असर आप देख रहे हैं? राहुल गांधी क्या अब यूपी में कांग्रेस को, क्योंकि एक वक्त था जब यूपी में कांग्रेस मतलब टॉप की हुआ करती थी पार्टी, लेकिन उसके बाद उसके जो सवर्ण और दलित और अल्पसंख्यक मतदाता सब जो है सपा बसपा उन सब तमाम दलों में बंटते चले गए और धीरे धीरे कांग्रेस जो है बिल्कुल वहां पे खत्म हो गई। लेकिन अब जब 6 सीटें आ गई हैं, तो आप क्या देखते हैं कि अगले चुनाव के लिए क्या कांग्रेस ने अभी से जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है? क्या बीजेपी के साथ अब ये बड़ा खेल हो गया है कि पहले अब 62 से 33 पर तो आ गए हैं और अगले बार अब ये दहाई का अंक भी नहीं रहेगा बीजेपी के पास? क्या लगता है आपको? देखिए समिता जी, निश्चित तौर पे ऐसा हो सकता है और आज भी अगर चुनाव हो जाए तो दहाई के आंकड़े पे नहीं रहेगी भारतीय जनता पार्टी। और चुनाव छोड़िए, अगर कायदे से जो है जो सीटें जीती है बीजेपी उनसे रिकाउंटिंग हो जाए तो भी जो है, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जाए या किसी निष्पक्ष संस्था की निगरानी में अगर रिकाउंटिंग हो जाए तो भी दहाई के आंकड़े तक बीजेपी नहीं पहुंचेगी उत्तर प्रदेश में। इसको समझा जा सकता है जिस तरीके की चर्चाएँ हैं उसको देखते हुए। महत्वपूर्ण बात शर्मिष्ठा जी ये है कि जो राहुल गांधी ने रायबरेली को रखा है अपने पास और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब वो फोकस करने जा रहे हैं, और उससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस गंभीरता के साथ ले रही है, क्योंकि बिना उत्तर प्रदेश में कब्जा किए हुए या बिना उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत पैठ बनाए हुए राष्ट्रीय राजनीति में वो स्थान हासिल नहीं हो सकता जो उत्तर प्रदेश के ज़रिए होता है। आज अगर कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंची है देश भर में, तो उसमें उत्तर प्रदेश का भी बड़ा योगदान है और एक तरह से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया है। यही काम अगर बिहार में भी हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो जाती, बिल्कुल मतलब एनडीए भी सरकार से बाहर हो जाता, लेकिन वो खैर नहीं हो पाया। क्या कमियाँ रहीं और क्या षड्यंत्र रहे और किस तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया, किस तरीके से मशीन ने काम किया, उन सारी चीज़ों पर चर्चा हो सकती है, वो अलग का मसला है। लेकिन रायबरेली को अपने पास रख करके राहुल गांधी ने एक ये संदेश भी दिया है कि अब उत्तर प्रदेश को कांग्रेस गंभीरता से लेगी। आपको याद होगा शर्मिष्ठा जी कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी उत्तर प्रदेश में, और 22 या 23 उसके उस समय सांसद थे उत्तर प्रदेश से। उस समय भी अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश पे थोड़ा ध्यान फोकस किया होता, हालांकि उस समय किया था, राहुल गांधी को एक तरीके से प्रचार का जिम्मा दिया गया 2012 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन कोई जिम्मेदारी जो थी वो राहुल गांधी को उस तरीके से नहीं दी गई, ना राहुल गांधी को उस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि ये उत्तर प्रदेश के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो अगर उस समय किया था तो उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ दूसरी होती है। उसके बाद तो फिर परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और उस समय जो अन्ना हजारे थे उन्होंने मिलकर के जिस तरीके से अस्थिर किया, क्या वो बहुत सारी इतिहास की चीज़ें हैं वो हो जाती। लेकिन आज राहुल गांधी का लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करना साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, और इसके लिए ज़रूरी है कि राहुल गांधी लगातार अपनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में बनाए रखें, क्योंकि आज कांग्रेस को जो स्थिति हासिल हुई है और गठबंधन में भी जो उसकी एक स्थिति बनी हुई है और लगातार उसके गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, तो उसमें एक तरीके से कहा जाए जो केंद्रीय भूमिका है वो राहुल गांधी की ही है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश की राजनीति को बदला है, कांग्रेस को भी बदला है और देश में गठबंधन की राजनीति को भी बदला है। तो बहुत कुछ काम राहुल गांधी की उस यात्रा ने किया। तो राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान रखते हो, यहाँ फोकस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने
वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। ये स्पष्ट हो गया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा, यानी इंडिया गठबंधन जो केंद्र के स्तर पर है, उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन बना रहेगा और मिलकर के ही यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष नजर आए, उनका भी बयान आ चुका है कि 2027 तक ये चुनाव चलेगा। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि ये गठबंधन यहाँ चलेगा। इसका मतलब समिता जी ये है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए गठबंधन की एक नई रणभूमि होगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में भी ज़बरदस्त चुनौती दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बदलती है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मिलीजुली सरकार 2027 में यहाँ बनती है, तो फिर 2029 भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी परेशानी भरा होगा। अभी तो ये कि सरकार जो केंद्र में बनी है मोदी जी की, कितने दिन चलती है, अपना बहुमत सिद्ध कर पाती है नहीं कर पाती है, अभी तो इसको लेकर के बहुत सारे संशय हैं कि ये 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रह भी पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। बहुत सारी अभी शंकाएँ जो है व्यक्त की जा रही हैं। उन शंकाओं से परे हट करके अगर हम बात करें, सिर्फ यही देखें कि आज जो स्थिति यही 2029 तक बनी रहेगी केंद्र में, अगर इसके मद्देनज़र भी हम बात करें तो भी 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, कांग्रेस के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए भी। तो राहुल गांधी का रायबरेली को रखना और प्रियंका को रायबरेली भेजना, ये इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समिता जी। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी यूपी में चुनाव जो होने हैं वो तो 2027 में, लेकिन उसके पहले अमलेंदु जी 2026 में केरल के भी विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो उन्होंने कहा कि मैं आता रहूंगा, मतलब ये है कि वायनाड तो वो छोड़ने वाले नहीं है। भले के सुरेंद्रन ये कहें कि वो लापता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कभी भी वायनाड से लापता नहीं रहे। हमने देखा है कि जितने बार भी वहां चाहे प्राकृतिक आपदाएं आई, चाहे किसी किस्म की मुश्किल में लोग फंसे, तो राहुल गांधी बार बार वायनाड जाते रहे और वहां के लोगों से उनका जीवन संपर्क बना हुआ है। और यही वजह है कि एक बार उन्होंने, वायनाड के लोगों ने उनको 2019 में जिताया और 2024 में भी वो काफी अच्छे से जीते, 3 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते। मेरा ख्याल है 3,64,000 या ऐसी कुछ उनके वोट, उनसे जीत उन्होंने हासिल की है। तो वायनाड को राहुल गांधी ने कभी नहीं छोड़ा। और अब जबकि केरल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और केरल की सत्ता में कांग्रेस अभी नहीं है, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है, जब प्रियंका गांधी जब वायनाड से, मान लीजिए, मतलब संभावनाएं तो यही है कि प्रियंका गांधी जीत ही जाएंगी, वायनाड से उनकी हार का भी तो ऐसा कुछ आसार दिख नहीं रहा है, वो जीतने के ही उनके आसार नजर आ रहे हैं और ये तय है कि वो सांसद बनेंगी वहां से। और उसके बाद जैसा कि राहुल गांधी ने बोला है कि रायबरेली से भी हम दोनों सांसद और वायनाड से भी हम दोनों सांसद, यानी ये दोनों मिलकर ही काम करते रहेंगे। और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सांगठनिक क्षमता को दिखाया है कि किस तरह से वो पार्टी के संगठन को मजबूत कर सकती हैं या जरूरत पड़ने पर गठबंधन सहयोगियों को किस तरह से साथ ले सकती हैं, कैसे वो डील करा सकती हैं, ये सारी चीजें उन्होंने साबित कर दी हैं। उनके भाषणों में भी एक जो सहजता है वो देखी जा सकती है। और वायनाड पहुंचकर भी जब वो केवल वायनाड तक सीमित नहीं रहेंगी, अब ये वो पूरे केरल को वहां से साध सकती हैं। तो क्या आपको लगता है कि केरल भी कांग्रेस मतलब वहां पर भी गेन करेगी, या जैसे यूपी में अगर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सपा की मिलीजुली सरकार अगर 2027 में बनने के हम आसार देख रहे हैं, तो क्या केरल में भी हम इसी तरह से कांग्रेस की सत्ता आने के आसार आपको नजर आते हैं? अमलेंदु जी, इस सवाल पर आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन अगर प्रियंका गांधी की बाइट हमारे पास हो तो हम उसको भी सुनना चाहेंगे, जो कल के फैसले के बाद उन्होंने कही थी। पहले हम उस बाइट को सुन लेते हैं। बहुत खुश हूँ मैं, आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे उन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है, दोनों को 2 सांसद, यानी रायबरेली और वायनाड की जनता के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू होने वाले हैं, ये राहुल गांधी ने बता दिया। अमलेंदु जी, यहाँ आपने गौर किया होगा कि प्रियंका गांधी ने, मतलब राहुल गांधी ने जब अपने ये बात कही थी कि मैं वायनाड छोड़ रहा हूँ और रायबरेली में बना रहूंगा, उन्होंने हिंदी में अपनी बात कही। प्रियंका गांधी ने जब अपनी बात कही, उन्होंने अंग्रेजी में अपना बयान दिया।
ताकि केरल के लोग जो सुन रहे हैं उन्हें भी ये समझ में आए कि किस तरह से प्रियंका गांधी अभी से वहां कनेक्ट कर रही हैं। और जहां रायबरेली की बात हुई, इन्होंने स्विच कर लिया हिंदी पर। अंग्रेजी और हिंदी पर एक जैसी कमांड है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे से अपनी बात वो रखती हैं कि लोगों से सीधे कनेक्ट कर पाती हैं। और यहाँ जो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी जाती रही हूँ और अब मुझे अगर वहां काम करने का मौका मिलेगा तो मैं अच्छे से करूंगी, और भैया जो है वो उनके साथ रायबरेली में भी रहूंगी और वो यहाँ मेरे साथ रहेंगे। दोनों जगह दो दो सांसद। बीजेपी इन दोनों सांसदों का मुकाबला रायबरेली में कैसे कर पाएगी, वायनाड में कैसे कर पाएगी, और लोकसभा में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोकसभा में कैसे कर पाएगी। क्योंकि लोकसभा में चर्चा ये है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव तो है ही। अगर राहुल गांधी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और उसके बाद वो देश भर में जैसे घूमते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, और वो अगले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अगर वो देश भर में निकलेंगे, कभी वो संसद में नामौजूद भी रहे तो मतलब उनकी गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी जब मोर्चा संभालेंगी तो मोदी जी का क्या हाल होगा, बीजेपी के नेता किस तरह से। क्योंकि अब तो वहां पर जो इंडिया गठबंधन के जो सांसदों की संख्या बढ़ी है, सब एक से एक धुरंधर बातें रखने में, तथ्यों के साथ बातों को रखने में। कैसे मोदी इंडिया गठबंधन का इस बार मुकाबला कर पाएंगे? मोदी 3.0 क्या एकदम जीरो की ओर बढ़ते जा रही है अमलेंदु जी? निश्चित तौर पर समिता जी, मोदी 3.0 जो है उसके आगे से 3 हटा दीजिए तो 0.0000 होने जा रहा है। चूँकि दिक्कतें मोदी जी के सामने बहुत ज़्यादा हैं, और जैसा कि आपने ध्यान दिलाया समिता जी, देखने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी जब केरल की बात, वायनाड की बात कर रही हैं तो अंग्रेज़ी में बात कर रही हैं, जब रायबरेली की बात कर रही हैं तो हिंदी में बात कर रही हैं। यानी केरल और रायबरेली दोनों को एक साथ संबोधित किया। ये तरीका नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी भी जो है, अगर सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं हो तो कायदे की नहीं बोल सकते हैं, छाती पीट सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। तो ये जो डायलॉग डिलीवरी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसका भी बड़ा महत्व होता है राजनीति में समिता जी। मोदी जी बताए जाते थे कि बहुत बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, सीधे जनता की बात करते हैं, लेकिन मालूम पड़ा कि उसके पीछे तो टीपी था, टेलीप्रॉम्प्टर था। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी गड़बड़ा जाते हैं, अबरा का जबरा करने लग जाते हैं। तो ये तो मोदी जी के सामने ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी। दूसरी बात ये सर मित्रा जी कि देखिए, केरल के मतलब वायनाड के जरिए सिर्फ केरल का विधानसभा चुनाव ही नहीं कांग्रेस जो साध रही है, बल्कि इसके ज़रिए पूरे दक्षिण को साधेगी, एक तरीके से कहा जाए। क्योंकि दक्षिण से कांग्रेस को इस बार 42 सीटें आई हैं, 99 में से 42 सीटें दक्षिण से आई हैं। तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण को संभालना है और उत्तर में विस्तार करना है। 2 लक्ष्य इस समय कांग्रेस के सामने हैं, दक्षिण को संभालो, उत्तर में विस्तार करो। प्रियंका गांधी अब दक्षिण संभालेंगी, उत्तर अब राहुल गांधी जो है वो एक तरीके से संभालेंगे, यहाँ विस्तार जो करना है। तो ये बहुत सधी हुई रणनीति एक तरीके से कांग्रेस की कही जा सकती है कि उस रणनीति पे काम करते हुए कांग्रेस अपना विस्तार भी करेगी और जो उस स्थान उसने हासिल करनी है उनको रिटेन भी करना है, उसको बना करके भी रखना है। यानी कोई भी कम्युनिकेशन गैप जो है वो जनता के साथ में नहीं हो, इसकी तरफ कांग्रेस जो है वो एक तरीके से ध्यान दे रही है। 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव है शर्मिष्ठा जी, और अभी लोकसभा की 20 में से 17 सीटें वहाँ कांग्रेस ने जीती हैं। दूसरा, इसके साथ साथ जो एक महिला वोट बैंक है, जो बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट बैंक जो महिलाओं से आता है, इस तरह की बातें कही जाती हैं। अब पता नहीं आता है कि नहीं आता, मुझे नहीं मालूम है कि आता नहीं आता, इस तरह का कोई डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं है कि बताया जा सके महिलाओं ने कितना वोट दिया। लेकिन जो सर्वे एजेंसियाँ हैं वो सब कहती हैं बातचीत करके कि महिलाओं ने बड़ा संख्या में वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। प्रियंका गांधी के जरिए अब कांग्रेस जो है इस महिला मतदाता को भी बहुत कायदे से अब संबोधित करने जा रही है, ये समझा जाएगा। प्रियंका गांधी जैसी भाषा शैली, प्रियंका गांधी जैसा राजनीतिक चातुर्य और राजनीतिक कौशल वो किसी भी दूसरे राजनेताओं में बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है। और ये कोई तारीफ़ की मतलब उनकी मैं शान में कसीदे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि जो कमियां होंगी उस कमियों पर भी बात की जा सकती है। प्रियंका गांधी की क्या कमियां हैं या राहुल गांधी की क्या कमियां हैं, तो उन कमियों पर भी बात की जा सकती है। लेकिन जो इस समय उनकी अच्छाइयों की बात है तो उसकी इस समय हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो उसमें जो प्रियंका गांधी के अंदर कौशल है वो नरेंद्र मोदी में या किसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता में वो कौशल नहीं है। तो यहाँ से कांग्रेस जो है वो एक महिला वोटर बैंक जो है, मतलब महिला मतदाता है, महिलाओं की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको भी संबोधित करने का यहाँ से कांग्रेस काम कर रही है। और जो कहा जाता है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, तो अब नरेंद्र मोदी का सामना
जो बहुत इंदिरा गांधी बनने की भी कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी, तो उनका सामना इंदिरा गांधी की प्रतिछाया जो है उससे भी अब संसद के अंदर होगा, ऐसा समझा जा सकता है। हालांकि अभी ये देखना है समिता जी कि चुनाव आयोग जो है वो क्या क्या बहाने बनाता है कि अभी वायनाड में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, क्या क्या परिस्थितियां बताई जा सकती हैं। जैसे कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा क्या वायनाड में भी लंबे समय तक चुनाव नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। अभी हमको इस पे भी देखना है कि चुनाव आयोग अभी क्या क्या वहाँ काम कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर के जिस तरीके की शंकाएं सब जाहिर की जाती रही हैं, उसमें ये शंका भी है कि अभी वहाँ इतनी आसानी से चुनाव जो है वो चुनाव आयोग नहीं करवाएगा, ये है। लेकिन अगर नहीं करवाता है तो भी उसकी मतलब भारतीय जनता पार्टी की हताशा को ही एक तरीके से वो जाहिर करेगा। खैर वो आशंकाओं की बातें उन आशंकाओं से परे हट करके अगर कांग्रेस की रणनीति को लेकर बात की जाए कि किस तरीके से वायनाड से प्रियंका गांधी क्या क्या कांग्रेस के लिए कर सकती हैं, तो इससे यही होगा कि संसद के अंदर दोनों भाई बहन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बात रखते हुए नज़र आएंगे और जनता के मुद्दे वहाँ अच्छे तरीके से उठते हुए नज़र आएंगे। अब जहाँ तक ये है कि राहुल गांधी क्या नेता विरोधी दल बनते हैं कि नहीं बनते हैं लोकसभा में, दबाव तो है उनके ऊपर कांग्रेस जनों का कि वो इसको स्वीकार नहीं, लेकिन हो सकता है कि शायद राहुल गांधी इसको स्वीकार ना भी करें, चूँकि नेता विरोधी दल बनने के बाद फिर बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो खाली रहते हैं हर समय, उनके पास प्रचार के अलावा तो और कोई काम है नहीं, वो अभी भी उसी काम पे लगे रहेंगे। क्योंकि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस को खुद को परफॉर्म भी करना है, खासतौर से महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव जो हैं ये कांग्रेस के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और यहाँ कांग्रेस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। चूँकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस का उत्साह वर्धन हुआ है, तो कांग्रेस को अच्छे तरीके से काम करना है। होगा शर्मिष्ठा जी क्या कि जिस समय ये चुनाव चल रहे होंगे विधानसभा के, मालूम पड़ेगा उसी समय संसद का सत्र बुला लिया जाता है। संसद का सत्र बुला लिया जाता है तो राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि अब वो पूरा समय यहाँ दें, संसद के अंदर समय दें। राहुल गांधी संसद के अंदर समय देंगे और मोदी जी जाकर के प्रचार कर रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी तो संसद से गायब रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस रणनीति पे हो सकता है कांग्रेस विचार कर रही हो कि राहुल गांधी को अभी नेता प्रतिपक्ष का पद ना दे और कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो इसका जो अच्छे तरीके से अपनी बात रखता हो और आक्रामक भी हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इस पर शायद काम कर रही हो कांग्रेस। लेकिन अगर राहुल गांधी संभालते भी हैं तो ये भी हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी संसद में मोर्चा संभालें और अगर चुनाव वगैरह की बात आती है तो प्रियंका गांधी जाकर के फिर मैदान में जाकर के मोर्चा संभालें। कुल मिलाकर के चाहे कुछ भी रणनीति हो और कुछ भी भारतीय जनता पार्टी करे शर्मिष्ठा जी, कांग्रेस ने बीजेपी के लिए संसद से लेकर के सड़क तक मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल मोदी जी के लिए बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उनको हर कदम पर संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी लगातार घेरेगा और नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा गंभीर होंगी और काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उनके सामने बढ़ेंगी। उनको अब मजबूत विपक्ष से भी लड़ना है और गठबंधन के जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ किस तरीके का समन्वय करना है, इसको लेकर के मोदी जी के सामने चुनौतियाँ हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने दबाव बनाना शुरू किया स्पीकर के पद को लेकर के कि टीडीपी अपने पास रखिए, हम उसको समर्थन दे देंगे। अब इसके बाद सूचना ये आ रही है शर्मिष्ठा जी कि राजनाथ सिंह जो हैं वो अब जाकर के मोर्चा उन्होंने संभाला है और स्पीकर के पद को लेकर के अब वो पहले गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि एक आम सहमति बनाने के लिए विपक्ष के साथ भी जाकर के बातचीत करें। यानी अब ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, इस क्राइसिस मैनेजमेंट में अमित शाह पीछे धकेले जा रहे हैं, राजनाथ सिंह आगे आ रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद किस तरीके से जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते थे वो नेपथ्य में जाना शुरू हो गए हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह आगे आना शुरू हो गए। यानी अभी प्रियंका गांधी ने वायनाड से जाकर के नॉमिनेशन नहीं किया है, उसके जो है वो फल जो एक तरीके से कहा जा सकता है वो दिखना शुरू हो गए कि इसके क्या फल हो सकते हैं और किस तरीके से बीजेपी के ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया शर्मिष्ठा जी। तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस की रणनीति की एक जीत कही जा सकती है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल फलती हुई दिखाई दे रही है। और जो अमित शाह को जो लोग चाणक्य बोलते थे वो मीडिया के ही लोग थे, वो वही मीडिया के लोग जिन्होंने मोदी लहर भी चलाई हुई थी, जबकि देश में ना मोदी लहर जैसी कोई चीज रही, ना अमित शाह कोई चाणक्य रहे। और चाणक्य के बारे में भी तो कितनी ऐतिहासिक जानकारी और कितनी तथ्यात्मक है और उनमें कितनी भ्रामक है, ये सब गड़बड़ है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि बीजेपी के भीतर सब कुछ गड़बड़ है, कुछ स्पष्ट नहीं है, केवल इस चीज के कि मोदी किसी भी हाल में सत्ता में बने रहना चाहते हैं और इसके लिए भी उन्होंने इस बार भी अपनी सत्ता तो संभाल ली, पुराने सहयोगियों को ही वही मंत्रिमंडल उसी तरह से पोर्टफोलियो सबका बरकरार रखा, लेकिन अपनी ठसक वो उस तरह से बरकरार रख पाएंगे कि नहीं, ये इस पर अभी से सवालिया निशान
खड़े हो चुके हैं रिजल्ट आने के दिन से, क्योंकि जिस दिन से रिजल्ट आया और जब से मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तभी से ये एनडीए सरकार कब गिरेगी, कैसे गिरेगी, इसकी जब बातें उठने लगी हैं तो उसी से समझा जा सकता है कि इस बार मोदी सरकार मजबूत नहीं मजबूर सरकार है। और ये मजबूरी जो है ये इसके नतीजों में, और अभी जो हालिया फैसले हो रहे हैं कि स्पीकर का पद, उसको लेकर कोई अभी तक फैसला नहीं ले पा रही, या अमित शाह की जगह राजनाथ सिंह जो है वो बैठक कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने बैठक की, आज भी वो एक बैठक कर रहे हैं, और जिसमें ये कि स्पीकर पे किसको बैठाया जाए या डिप्टी स्पीकर को लेकर कांग्रेस ने जो दांव खेला है उसका सामना कैसे किया जाए, ये सारी चर्चाएं अब राजनाथ सिंह कर रहे हैं। यानी यूपी में बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि यूपी में हम कमजोर हुए तो किस लिए हुए, किस गुजरात लॉबी के कारण हम यूपी में कमजोर हुए, तो अब यूपी को ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये बात भी राजनाथ सिंह के बैठक करने से समझ में आ रही है। और अमलेंदु जी, राहुल गांधी ने अभी एक फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि मोदी की छवि जो है इन चुनाव से अब नष्ट हो गई है, मोदी की विचारधारा नष्ट हो गई है, बीजेपी का बुनियादी ढांचा और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की उनकी विचारधारा चरमरा गई है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब नरेंद्र मोदी सरकार को टिकने संघर्ष कर, यानी यहाँ पर राहुल गांधी साफ साफ बता रहे हैं। और उन्होंने एक और बड़ी बात ये बोली कि इस बार सीटों के नंबर ऐसे हैं कि जो बहुत नाजुक है और छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। स्थिति यह है कि एक सहयोगी के दूसरे मुड़ते ही सरकार गिर सकती है। और राहुल ने यहाँ तक दावा किया है कि मोदी खेमे में काफी असंतोष है और वहां कई ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं। अब कौन ऐसे लोग हैं, क्या है, या इस इंटरव्यू की बातें कितनी सच्ची हैं, जो छपी हैं हम तो वही बता सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातों से ये तो समझा जा सकता है कि मोदी सरकार के भीतर कहीं कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ है जो दरक चुका है और बस उसके फटने या अलग होने और गिरने का ही इंतजार है। लेकिन यहाँ जबकि अगले हफ्ते से लोकसभा चुनाव, मतलब ये सेशन शुरू होने वाला है, स्पीकर पद को लेकर 26 तारीख को फैसला सामने आ जाएगा। और इस बीच प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारने के फैसले का क्या असर हो सकता है दक्षिण भारत पर, इसकी चर्चा भी हम कर चुके। अब आते हैं यूपी के सवाल पर, जहां पर अभी जो 9 जो सीटें खाली हुई हैं, उसमें से जो विधानसभा के लोग जो सांसद बन गए, उनमें से 3 बीजेपी के, 4 सपा के, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी के। अब सपा की 4 सीटें तो जाहिर है सपा ही अपने पास रखेगी। हालांकि अजय राय ने ये बोल दिया है कि हम गठबंधन में ही उपचुनाव भी और बाकी आगे भी चुनाव लड़ेंगे, पर गठबंधन का ये मतलब तो नहीं है कि सपा की सीटें कांग्रेस लेगी। सपा अपनी 4 सीटों पर तो कायम रहेगी, बची 5 सीटें उस पर, यानी जहां बीजेपी और निषाद पार्टी और आरएलडी हैं, यहां पर अब कांग्रेस अपना दांव खेलेगी। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव, मतलब ये जो उपचुनाव होंगे, विधानसभा में भी अब ये आंकड़े ऐसे हो जाएंगे कि बीजेपी फिर कमजोर हो जाएगी और यहाँ पर फिर योगी और मोदी के बीच की जो तनातनी है वो किस तरह से असर दिखाएगी? जो हम लोग बात करते रहे हैं कि यूपी में मोदी के कम अंतर से जीतने की वजह ये रही है कि योगी ने वहां पर जो प्रचार ठीक से नहीं किया, या योगी के कारण ही मोदी को इस तरह से स्थिति का सामना करना पड़ा, या ये जो पूरा खेल चल रहा है जिसमें कांग्रेस और सपा एक मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, और यूपी के ये जो दोनों लड़के यानी राहुल और अखिलेश की जोड़ी जिस तरह से चुनाव में अभी हिट रही, क्या उपचुनाव में भी हिट रहेगी अमलेंदु जी? और इससे पूरे समीकरण किस तरह से बदलते हुए आप देख रहे हैं? देखिए समिता जी, जोड़ी तो ये हिट रही है उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी ये जोड़ी हिट रहेगी, क्योंकि जो मतदाताओं का जो समीकरण है वो इस इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। लेकिन चूंकि ये उपचुनाव है समिता जी, और ये एक तरीके से कहा जाए सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाते हैं उपचुनाव खासतौर से, तो यहाँ पूरी मशीनरी जो है वो बीजेपी का चुनाव लड़ेगी। मतलब सिर्फ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, बीजेपी का चुनाव पूरी मशीनरी लड़ेगी, और साम दाम दंडवत सब तरीके से इसमें चुनाव को प्रभावित करके चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बावजूद अगर जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में नकारती है, तो ये और ज़्यादा एक तगड़ी चोट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। अब देखना ये है कि बीजेपी किस तरीके की तैयारियां करती है, चूँकि हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था या रामपुर का उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, हमने वहाँ देखा था कि किस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी ने काम किया और किस तरीके से वो चुनाव जो थे वो जितवाए गए थे। तो मुझे लगता है कि जो उपचुनाव के नतीजे होंगे वो कोई बैरोमीटर नहीं हो सकते हैं किसी भी तरीके से कि साहब क्या स्थिति होगी क्या स्थिति नहीं होगी, चूँकि
प्रशासन की उसमें बड़ी भूमिका ज़बरदस्त तरीके से होगी। और प्रशासन की भूमिका के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरीके से हारती है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना एक आत्मचिंतन करना पड़ेगा। लेकिन 2027 के चुनाव के लिए निश्चित तौर पे ये गठबंधन जो है ये एक अच्छा गठबंधन होगा और ज़मीन पे ये काम करता हुआ दिखाई देगा। और ये गठबंधन बनने के बाद ही देखिए हम लोग क्या जो आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के अभी पहली बार सांसद चुन करके आए हैं, उनका एक लंबा इंटरव्यू जो था वो हमारे एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव जी ने दिया था और उन्होंने भी इस पर डाला था प्रकाश के भी किस तरीके से मायावती के साथ जो था 2019 का गठबंधन था उसने काम नहीं किया और राहुल गांधी के साथ 2024 का गठबंधन अच्छे तरीके से काम कर गया और काम ही नहीं कर गया। समाजवादी पार्टी को लगभग जो है कहा जाए वो 7 गुना सीटें जो है वो मिली 2019 के मुकाबले, यानी कि 7 गुना फ़ायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को हुआ और कांग्रेस को भी जो है वो एक तरीके से कहा जाए 7 गुना फ़ायदा ही हुआ। तो दोनों को 7 गुना फ़ायदा हुआ। तो ये जो गठबंधन बना है शर्मिष्ठा जी, इससे एक बात समझ में आ रही है कि 7 गुना फ़ायदा दोनों गठबंधनों को मतलब दोनों पार्टियों को हुआ है। तो ये गठबंधन आगे भी जाकर के जब 7 गुना फ़ायदा पहुंचाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को 7 गुना नुकसान पहुंचाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 7 गुना नुकसान में जब होगी तो कहाँ खड़ी होगी, इसको हम सब समझ सकते हैं 2027 में क्या स्थिति होगी। फिलहाल जो है वो दोनों दलों के सामने चुनौती ये है कि अपने संगठन को मजबूत करना, जनता ने जो विश्वास जताया है उस जनता के विश्वास को, उस भरोसे को कायम रखना। दूसरी सबसे बड़ी बात शर्मिष्ठा जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव भले ही जो है वो हार गई हो, लेकिन संविधान के ऊपर खतरा ख़त्म नहीं हो गया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक संविधान के ऊपर खतरा है। ये बात जो है लोगों की समझ में अच्छे तरीके से आ गई है और ये बात अगर कायम रहती है तो आगे आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा ही होगा। हर राज्य में मुश्किलों भरा होगा। जो लोग संविधान को बचाने की चाहत रखते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो भी संविधान के ऊपर खतरे बने रहेंगे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकार संविधान को ख़त्म करना चाहती है। ये बात एक आम जनमानस में बैठ कर गई है शर्मिष्ठा जी। तो ये इस बात को भी बनाए रखना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत है तो संविधान कमज़ोर है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 1 जुलाई से नई न्याय संहिता लागू की जानी है वो किस तरीके से संविधान को और आम जनमानस को कमज़ोर करने की न्याय संहिता अन्याय संहिता है वो अच्छे तरीके से हो रहा है। उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी चल रही है। तो यानी खतरे भारतीय जनता पार्टी के होते हुए जो हैं वो बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हार जाने से या एनडीए की सरकार बनने से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनने से संविधान के ऊपर खतरे या लोकतंत्र के ऊपर खतरे या आम जनमानस के ऊपर खतरे या आरक्षण के ऊपर खतरे ख़त्म नहीं हुए हैं, ना कम हुए हैं, ये खतरे बरकरार हैं। तो अगर संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर बनाना ही होगा, इसको कमज़ोर रखना ही होगा। ये संदेश लगातार जनता के बीच जाना चाहिए और मुझे लगता है कि इसके लिए ये गठबंधन जो है वो काम करता रहेगा शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे चुनाव को कांग्रेस ने, खासतौर पर राहुल गांधी ने तो संविधान की प्रति हाथ में रखकर ही उन्होंने ये चुनाव लड़ा था और इसी से जनता के बीच ये संदेश चला गया था कि राहुल गांधी ये चुनाव केवल जीत के लिए नहीं या सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि वो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और इसका ऐसा असर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुमत से दूर हुई और एनडीए को भी ले देकर ही बहुमत हासिल हुआ है। और इसलिए लेकिन अभी भी खतरे जो हैं वो टले नहीं है, चुनौतियां जो हैं वो बरकरार हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं और पूरा पोर्टफोलियो जो पिछले बार का जो मंत्रालय था, मतलब जिस तरीका मंत्रिमंडल था लगभग वैसा ही मंत्रिमंडल है। और चाहे हम उनके मुख्य सलाहकार की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें, मतलब प्रशासनिक ढांचा भी कमोवेश वैसा ही बना हुआ है। यानी नरेंद्र मोदी की नीति रीति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल लिया है। पहले जिस तरह से वो धीमे धीमे तरीके से चल रही थी या उसके फैसलों में एक तेजी, एक उग्रता नहीं देखने मिलती थी, लेकिन अब जो है राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस और सपा और मतलब तमाम इंडिया गठबंधन के सारे नेता, उनके फैसलों में, उनके बयानों में एक जो तेजी है और संविधान बचाने की जो ललक है वो भी दिखने लगी है। आपको याद होगा अमलेंदु जी, कल ही हम लोगों ने जो सुना प्रियंका चतुर्वेदी का ये जो बयान आया कि स्पीकर पद के लिए, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है इस तरह से कि भाई जेडीयू या टीडीपी वो सत्ता पक्ष के साथ है तो वो जो चाहे फैसला करें, उसमें प्रियंका चतुर्वेदी उनको क्यों सलाह दें या संजय राउत उनको क्यों सलाह दें। लेकिन ये लोग बार बार उनको आगाह कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, बीजेपी से सावधान कर रहे हैं।
और यही काम इंडिया गठबंधन ने जनता के साथ भी किया। उसने लोगों को बीजेपी से इस तरह से सावधान किया कि अगर बीजेपी को आपने जो 400 पार सीटें वो बोल रही है, अगर गलती से वो उसको मिल गई तो संविधान ही सबसे पहले खत्म होगा, और उसके बाद ये आरक्षण जैसी सारी बातें जिन पर एक नेता दूसरी बात बोलता है, दूसरी नेता तीसरी बात बोलता है, ये जो सारा गठमट खेल चलता रहता है, बीजेपी कोई क्लियर स्टैंड अपना नहीं बताती कि आरक्षण को लेकर आखिर उसकी सोच क्या है या संविधान को वो किस तरह से इज्जत देती है, ये सब नहीं बताती है। और लोकसभा में अभी भी जिस तरह से संसद परिसर में जो मूर्तियों को हटाने का काम हुआ है, बीजेपी के सारे फैसले को बता रहे हैं कि वो कहीं भी विपक्ष की राय नहीं लेगी, विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलेगी, उसको कभी भी कोई राय मशविरा किसी फैसले में नहीं शामिल करेगी। यानी मोदी अपनी मनमानी करने की वो चलाते रहेंगे। हालांकि टीडीपी और जेडीयू हैं जो उनकी मनमानी पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन भी अब अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। और ये जो सबसे बड़ा फैसला कल हुआ जिसमें राहुल गांधी वायनाड सीट से अपनी संसद सदस्यता छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी, ये एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने चला है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह उत्तर और दक्षिण दोनों को एक साथ अब साध रही है। चिकमंगलुर, बेल्लारी, मेडक, ये सब पहले सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा। दक्षिण भारत ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। जब राहुल गांधी अमेठी से हारे तो वायनाड से जीते, ये बात भी कांग्रेस हमेशा बताती है, रेखांकित करती है। यानी दक्षिण के लोगों ने कांग्रेस को हमेशा मजबूत किया है, तो प्रियंका गांधी को भी जाहिर है वो मजबूती मिलेगी। और इधर यूपी में जो हमने वाराणसी की बात कर ली अमलेंदु जी, अयोध्या भी हारी है बीजेपी इस बार। वही अयोध्या जहां पर राम मंदिर का उद्घाटन करके मोदी ये सोच रहे थे कि यहां से वो पूरे देश को जीत लेंगे, लेकिन अयोध्या भी हार गए। तो अब कांग्रेस भी समझ गई है कि यूपी के लोग क्या चाहते हैं। और आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब इस चुनाव नतीजों पर जो अपना बयान, उनका जो प्रतिक्रिया आई थी, उसमें उन्होंने यूपी की जनता के पॉलिटिकल जो विवेक है ना, उसके राजनीतिक विवेक की सराहना की थी। तो तभी से ये बात समझ में आ गई थी कि राहुल गांधी अब यूपी में अपना आधार और कांग्रेस का आधार मजबूत करने जा रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की इस रणनीति से, यानी अब यूपी से बीजेपी को बाहर करने वाली कोशिश जो अब कांग्रेस ने शुरू कर दी है, इस रणनीति का क्या असर होता है, कैसे बीजेपी इस खेल में मात खाती है और कैसे यूपी से भी बाहर होती है। आने वाले समय में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसके पहले अभी लोकसभा का सत्र भी शुरू होना है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काफी सियासी हलचल अब देखने मिलेगी। हम आगे भी इसी तरह की चर्चाएं करते रहेंगे। आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने आज की इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।